बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले को मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम। और आप देख रहे हैं नया एजुकेशन एकेडमी चैनल। और जो वीडियो आप देखें उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त, उसका पीडीएफ प्रिंट भी आपको दिया। उस पीडीएफ प्रिंट को आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने हर वीडियो के अंदर एक टेस्ट रखा हुआ है। उस टेस्ट को आप हल करें और उसको सबमिट करें, जो आपको ये बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और जो आपने सवाल गलत किया होगा उस गलत सवाल की निशानदेही भी करेगा और उसका सही जवाब भी बताएगा। हम अपना चल रहे हैं सीपीसी का, हम ऑर्डर 8 पढ़ रहे हैं। ये है रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ के मुतालिक, ये जवाब दावे और सेट ऑफ के मुतालिक है। लॉ गेट में आपसे कहेगा कि जो ऑर्डर 8 है वो प्लीडिंग के मुतालिक है, आप ये गलत, क्योंकि इस प्लीडिंग के तो दो हिस्से होते हैं, एक प्लेंट यानी दावा और दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावा। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावे के मुताबिक है। वो कह देगा कि ये प्लीडिंग के मुताबिक है गलत, वो कह देगा ये प्लेंट के मुताबिक यानी दावे के मुताबिक आप गलत। सही क्या है? ये रिटर्न स्टेटमेंट के मुताबिक, और ये भी अधूरा सच है। पूरा सच क्या है? ये रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावे के मुताबिक और सेट ऑफ के मुताबिक है। सेट ऑफ किसको कहते हैं? इस मिसाल को हम पूरी की पूरी उसमें लेके चलेंगे अपने इस लेक्चर में। एक शख्स आया, उसका नाम ए है। उसने मुझसे कहा से भाई मेरी बेटी की शादी है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे उधार दे दो, मैं 2 महीने बाद आपको वापस कर दूंगा। मैंने उसको दो महीने की उधार पे 10 लाख दे दिए। अब 2 महीने गुजर गए, 3 गुजर गए, वो पैसे नहीं दे रहा और आखिर में उसने इनकार कर दिया। मैं कोर्ट में गया, वहां जाके मैंने कोर्ट में कहा कि इसने मेरे 10 लाख देने हैं। उस शख्स ने अपना जो जवाब दावा दिया, रिटर्न स्टेटमेंट दी, मैंने उस पर क्या किया? प्लेंट के जरिए दावा किया, यानी प्लेंट दावा किया। उसने रिटर्न स्टेटमेंट यानी जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये उसने जवाब दावा दिया। और उसने ये कहा कि जज साहब, माना मैंने आसिफ से 10 लाख लिए थे अपनी बच्ची की शादी के लिए, मगर ये भी सच है कि आसिफ ने आज से 4 साल पहले मुझसे भी 6 लाख लिए हुए थे। आसिफ साहब से कहें जी कि पहले मेरे को 6 लाख का तो हिसाब करें, वो 6 लाख आप उसमें से माइनस कर दें, बाकी 4 लाख देने का मैं पाबंद हूं, वो मैं दे दूंगा, 6 लाख तो उसने मेरे देने। इसको कहते हैं सेट ऑफ यानी काउंटर क्लेम, कि मैं उस पर कह रहा हूं कि मेरे पैसे इसने मेरे देने, उल्टा वो मुझे कह रहा है कि इसने भी मेरे देने, इसको सेट ऑफ कहते हैं। तो ये ऑर्डर 8 इसके मुताबिक भी है। अब हम पढ़ने इसका रूल 1। मैं शुरू के अंदर आपको बता दूं कि कई मर्तबा एक लफ्ज के इतने मीनिंग होते हैं। मैं किसी के पांव की जूती की मिट्टी के बराबर भी भाई नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से ये कह रहा हूं, क्योंकि इस लेक्चर को जो आप देखते हैं ना, इसको सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं देख रहे होते, कभी इसको कोई एक्सपर्ट भी देख सकता है। तो वो कभी ये तराज करे कि ये मतलब तुमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, और ये आसिफ किस तरीके से बता रहा है कि ये मतलब है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मैं तो किसी की मिट्टी के बराबर भी नहीं। मैं MA इंग्लिश और लिंग्विस्टिक के अंदर मास्टर हूँ, ठीक है। मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं इंग्लिश पढ़ाते हुए, उसके नोट्स लिखते हुए। एक लफ्ज का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता, उसके प्राइमरी मीनिंग होते हैं, उसके सेकेंडरी मीनिंग होते हैं, उसके एडिशनल मीनिंग होते हैं, उसके एसोसिएट मीनिंग होते हैं, कई मीनिंग होते हैं। तो मेरा मकसद क्या होता है कि जिस वक्त मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको वो मतलब बताऊं कि जो उस वक्त उस लाइन पे ठीक बैठ रहा हो। कई मरतबा मैं ऐसा मतलब आपको बताऊंगा जो उस वक्त है ही नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं, मगर मेरा काम क्या है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं इसका रूल, रिटन स्टेटमेंट। द डिफेंडेंट में, डिफेंडेंट अगर चाहे, एंड इफ सो रिक्वायर्ड, या अगर उससे अदालत तलब कर ले, एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, या उससे अदालत तलब कर ले, शैल, अब यहां पे शैल का लफ्ज है, अगर अदालत तलब करेगी तो वो जरूर जवाब दावा देगा। शैल एट और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग, या तो अपनी पहली पेशी के ऊपर, पहली हियरिंग पर, या उससे भी पहले, ठीक है, ये बिफोर का लफ्ज आ गया। आर विद इन सच टाइम, या उस वक्त में, एज द कोर्ट में परमिट, जो कोर्ट उसको इजाजत दे दे, प्रेजेंट वो पेश करेगा ए रिटन स्टेटमेंट, अपना जवाब दावा ऑफ हिज डिफेंस, अपने दिफा में। अब यहां पे कितनी बातें हमने देखी। लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि क्या अपनी फर्स्ट हियरिंग से पहले कोई अपना जवाब दावा दे सकता है? कहेंगे हाँ। क्या फर्स्ट हियरिंग पे देना पड़ता है? हाँ। उस कोर्ट क्या उसको अपनी तरफ से कोई टाइम दे सकती है? आप कहेंगे हाँ।
अगर वो ये कहे कि कोर्ट अपनी तरफ से कोई टाइम तजवीज नहीं करती तो जवाब दावा देने का कितना टाइम होता है, आप कहेंगे 14, आप कहेंगे 30 दिन। अगर कोर्ट ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया तो आप क्या कहेंगे, 30 दिन इसका टाइम होता है, 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा। वो आगे हम पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड अलाउड फॉर फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, जो पीरियड अलाउ किया गया था जवाब दावा देने के लिए, शेल नॉट ऑर्डिनरी एक्सीड, वो आम हालात में नहीं बढ़ेगा 30 डेज, 30 दिनों से ज्यादा। यहाँ पे शेल के साथ है कि उसको जरूर जवाब दावा देना पड़ेगा अगर अदालत ने उससे रिक्वायर कर लिया तो। अगर पीरियड नहीं है तो कितने, 30 दिन से ज्यादा नहीं। अब रूल 2 में कहा गया कि न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। मैं रूल 2 से ना रूल 5 तक आपको कुछ चीज बता दूं। पहले आप अब 2 से 5 तक बार बार पढ़ेंगे, स्पेसिफिक डिनाइल, इवेसिव डिनाइल, ठीक है, उसके बाद डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, इस तरह के लफ्ज। ये क्यों? यानी आपको इसमें ट्रिक सिखाएगी वकील को कि जब आप जवाब दावा लिखें तो खुलकर इनकार करें कि मैंने इतने पैसे नहीं देने। यानी वो जो बंदा जो ए है जिसने मुझसे 10 लाख लिए थे, उसका जो वकील है वो जब जवाब दावा लिखे तो खुलकर लिखे कि आसिफ के 10 लाख हमने नहीं देने, रकम का जिक्र करे। अगर उसने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया, ये टाल मटोल में बात की या दबे लफ्जों में बात की, या उसने जवाब भी उसका नहीं दिया, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि इस बंदे ने वाकई ही एडमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया कि मैंने आसिफ के 10 लाख देने ही हैं। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और वकील की गलती की वजह से उसको 10 लाख भरने पड़ जाए। तो इसलिए कभी भी आपको नसीहत है, कभी भी दावा या जवाब दावा सिविल मैटर में अदालत में बैठ के नहीं लिखना। क्लाइंट जाता है, जाए, आप क्या कहें, भाई मैं घर बैठ के लिखूंगा जब तसल्ली में होगा। क्यों? सिविल मैटर के अंदर जो आपने पेपर पे लिख दिया ना एक मरतबा, वो आप पत्थर पर लकीर समझें। कोर्ट चाहे तो उसको जो है अमेंडमेंट कर सकती है, वरना आम हालात के अंदर आप उसको तब्दील नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए 2 रूल से लेकर 5 रूल तक बार बार क्यों सिखाया गया वकील को कि आप खुलकर बताएं। लफ्ज पहले कहें कि 10 लाख का जो आसिफ ने कहा है ना, वो 10 लाख नहीं देने। यूं नहीं कहेंगे सिर्फ हाँ जो उसने कहा है मैंने नहीं देने, कोर्ट इसको नहीं मानता। आपको पूरी की पूरी बात लफ्जों के साथ बतानी पड़ेगी। बल्कि इसके अंदर जो रूल 2 है, इसमें तो एक और चीज भी सिखाएगी कि उसका जो वकील होगा, जो ए का वकील है, वो क्या करेगा, मेरी हर बात को झुठलाएगा। पहली बात क्या कि आसिफ का दावा बनता ही नहीं, नॉन मेंटेनेबल है। दूसरा, ये तो वाइड है, या ये तो वाइडेबल है, या ये तो फ्रॉड के जरिए से किया गया, या ये टाइम बार्ड का लिमिटेशन पीरियड गुजर चुका। हर वो बहाना ढूंढेगा जिससे मेरे 10 लाख जाया करवा दे। तो इसमें यही ट्रिक सिखाई गई, यही बात सिखाई गई कि आप अपने जो क्लाइंट उसका डिफेंस किस तरह करेंगे, कि कभी आपकी गलती की वजह से ऐसा ना हो कि मैं फॉर एग्जाम्पल उसका जो वकील है वो क्या करे, सही तरीके से उसका जवाब ना दे और उस बेचारे को 10 लाख भरने पड़ जाए। तो उसमें ये कहा गया कि जवाब दावे में खुलकर बातें करें और दूसरे के दावे को झुठलाएं। ये कहा। रूल 2, न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लेटेड। जो नए फैक्ट हैं उसको जरूर सामने लेकर आए, उसको मंजर आम पे लाएं। द डिफेंडेंट मस्ट राइज, डिफेंडेंट जरूर मंजर आम पे लाएगा बाय हिज प्लीडिंग, अपने दावे के जरिए से, ऑल मैटर, तमाम मामला को, विच शो, ऑल मैटर विच शो, वो तमाम मामला जो जाहिर करेगा दैट द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल, कि जो दावा है वो तो मेंटेनेबल है ही नहीं, चलने वाला ही नहीं है, दावा तो बनता ही नहीं। या आर दैट द ट्रांजेक्शन इज आइदर वाइड, या तो दूसरी बात के जो हमारा लेन देन है ये तो वाइड है, बातल है, झूठा है, और वाइडेबल, ये वाइडेबल है, काबिल तराज है इन दी पॉइंट ऑफ द, कानून की नजर में। एंड ऑल सच ग्राउंड ऑफ डिफेंड, और तमाम वो ग्राउंड जो कि उसने अपने दिफा में लिए हैं, इफ नॉट राइज, अगर वो राइज नहीं करेगा, वुड बी लाइकली टू टेक द अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज, को जो दूसरी पार्टी वो यक बाय यक उसके अंदर क्या, और वुड राइज इशू, उसके अंदर इशू, उसको जवाब देने में दिक्कत पेश होगी।
नॉट राइजिंग आउट ऑफ द प्लेंट, अगर वो प्लेंट से ना निकले। सिंपल सी बात इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या करना चाहता है। एज फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फ्रॉड, क्या कहें, ये तो फ्रॉड का मामला है, ये लिमिटेशन का मामला के टाइम बार्ड हो चुका है, या रिलीज का मामला, ये पेमेंट का मामला है, परफॉर्मेंस का मामला, और फैक्ट शोविंग इलीगैलिटी, ये कोई ऐसा मामला है जो ये बता दे कि दावा इलीगल है। देखें, दो में ये बात की गई सिंपल सी कि आप दावे को स्टार्ट से ही उसको कमजोर करें, उसके एक एक पॉइंट पे हिंट करें उस दावे को कि नहीं ये दावा झूठा है, ये तो मेंटेनेबल ही नहीं। यानी उसका वकील क्या करेगा, आसिफ ने जो दावा किया है ये तो मेंटेनेबल ही नहीं, ये तो चल ही नहीं सकता, ये तो वाइडेबल है, इसका तो लिमिटेशन पीरियड गुजर चुका, इसका तो फलां हो चुका। हर चीज जो भी अपने उस क्लाइंट के दिफा के लिए वो करेगा वो उसको इसमें बता दिया गया। तीसरा, डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, अगर आप इनकार करेंगे तो खुलकर करेंगे। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट, सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। फॉर ए डिफेंडेंट के लिए इन रिटन स्टेटमेंट के जब वो अपना जवाब दावा दे, टू डिनाई जनरली, कि आम लफ्जों में कह दे कि मैंने नहीं ऐसे पैसे देने, दी ग्राउंड्स एलिज, उन तमाम ग्राउंडों को जो उस पर इल्जाम लगाए गए हैं, बाय द प्लेंटिफ के जरिए, बल्कि वो क्या करेगा, दी डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली, वो क्या करेगा, हर एक एक पॉइंट को डील करेगा, एक एक पॉइंट को समझेगा, उसको मुंह से बोलेगा, उसको लिखेगा, विद ईच एलिगेशन, हर इल्जाम को, ऑफ फैक्ट, जो उस वकुआ का है। देखो यहाँ पे फैक्ट का मतलब वकुआ नहीं है, मगर मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मैं वो लफ्ज भी बोलूंगा कि जो आपसे ताल्लुक नहीं रखते। यहाँ पे वकुआ होता है फौजदारी के अंदर, अगर हम उसकी फिलॉसफी में चले जाए, मगर मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि यानी क्या उस वकुए के मुताल्लिक कहेगा भाई 10 लाख का वकुआ हुआ ही नहीं, ठीक है। ऑफ विच ही डज नॉट एडमिट, अगर उसने इसको एडमिट नहीं किया, द ट्रूथ एक्सेप्ट डैमेजेस, सिर्फ डैमेजेस के अलावा। यानी देखें, रूल 3 में ये बताया गया, अब मैंने ये कहा ना कि उसने मेरे 10 लाख देने हैं, अब उसका वकील ये नहीं करेगा कि नहीं हमने तो उसके कोई पैसे नहीं देने, नहीं, ये वाली बात नहीं, बल्कि कानून क्या सिखा रहा है, खुलकर पहले ये कहेगा कि आसिफ ने जो 10 लाख का इल्जाम लगाया है, हमने उसके कोई 10 लाख नहीं देने, ये वाली बात। ये नहीं हमने तो कुछ नहीं देने, वो पता नहीं क्यों कह रहा है, इस तरह की बातें नहीं करेगा। चौथे में इसी की मजीद वजाहत कर दी कि इवेसिव डिनाइल, टाल मटोल वाला डिनाइल नहीं करेंगे, खुल के आप बताएं कि जो आसिफ 10 लाख कह रहा है, ऐसे 10 लाख ना हमने कभी लिए हैं, ना हमने कभी देने हैं, हम पे तो बनते ही नहीं है, कोई इसका मुकदमा बनता ही नहीं, खुलकर आप उसको डिनाइल करें। क्यों, अगर आपने खुलकर डिनाइल नहीं किया तो अदालत उससे प्रिज्यूम कर सकता है कि इसने वाकई देने हैं, या अगर आप खामोश हो गए, आपने इनकार ही नहीं किया, तो उसका मतलब पक्का है कि आपने एडमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया कि आसिफ ने जो 10 लाख का इल्जाम लगाया वो सच्चा है। वे डिफेंडेड डिनाइज, अगर एक डिफेंडेड डिनाई करता है, इनकार करता है, एन एलिगेशन, किसी भी इल्जाम को, ऑफ द फैक्ट, उस वक़्त के मुतालिक, इन दी प्रिंट, अपने दावे में, ही मस्ट नॉट डू सो इवेसिवली, उसको टाल मटोल से काम नहीं लेना होगा, बट आंसर दी पॉइंट, बल्कि पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, बल्कि उसको उन बातों का जवाब देना पड़ेगा। दस लिहाजा, इफ इट इज एलिज दैट ही रिसीव्ड ए सर्टेन, कैसे कि अगर उस पर इल्जाम लगा है दैट ही रिसीव्ड ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कि उसने कुछ खास रकम ली, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट, तो इतना काफी नहीं है टू डिनाई कि बस वैसे ही कहते नहीं मैंने नहीं लिए। दैट ही रिसीव्ड दैट पार्टिकुलर अमाउंट, कि उसने ये खास अमाउंट नहीं ली, बट ही मस्ट डिनाई, बल्कि उसको किस तरह से इनकार करना पड़ेगा, दैट ही रिसीव्ड दैट सम, कि मैंने उसमें से कम लिए। यानी ये बात जो आसिफ 10 लाख कहता है, 10 लाख की बात नहीं, बल्कि मैंने तो 2 लाख लिए हैं, और एनी पार्ट ऑफ देयर, या उसमें से कुछ हिस्सा मैंने लिया है, और एल्स सेट आउट हाउ मच ही रिसीव्ड, या बताएगा मैंने उसमें से कितने लिए। एंड इफ एन एलिगेशन इज मेड विद डाइवर्स सर्कमस्टेंसेस, जब उसके डाइवर्स और सर्कमस्टेंसेस से किस तरीके से निकल सकता है, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट, इतना काफी नहीं टू डिनाई इट अलॉन्ग विद दो सर्कमस्टेंसेस, के उन हालात के बगैर उसको बता दीजिए, उन हालात के साथ इनकार कर दीजिए। सिंपल वर्डिंग में क्या कहा गया कि आपने टाल मटोल से काम नहीं लेना,
अगर उसने कहा कि आसिफ के ने इसके 10 लाख रुपए इससे लेने हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं हमने तो कोई पैसे नहीं लेने, बल्कि क्या, जो आसिफ कहता है 10 लाख नहीं देने। जैसे सीधी बात है, मैंने तो उससे 2 लाख रुपए लिए थे, उस 2 लाख में से मैं इसको 50,000 वापस कर चुका हूं, सिर्फ 1.5 लाख बाकी रहता है, कोई 10 लाख का हुआ नहीं। इस तरह खुल के बताना पड़ेगा, टाल मटोल वाला इवेसिव डिनाइल नहीं होगा, ये इसमें कहा गया। पांचवा, स्पेसिफिक डिनाइल। देखो फिर उसमें क्यों बार बार डिनाइल आ रहा है आपसे लॉ-गेट में? हाँ, बल्कि ये पूछ सकता है, लॉ-गेट में आपसे कह सकता है कि रूल 2 से लेकर 5 तक इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया ऑर्डर 8 के अंदर डिनाइल के मुताबिक? आप कहेंगे क्योंकि अगर उसने वाज़ेह तौर पे इनकार नहीं किया या उसने चुप हो गया, उसके मुतालिक जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, समझ कर बैठ जाएगा कि इसने एडमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया, अब हर हालत के अंदर आपको देने पड़ जाएंगे, इसलिए क्या कहा, खुल के इनकार कर दो। स्पेसिफिक डिनाइल, एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट, हर एलिगेशन जो हकीकत का है दी प्लेट में, इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली, अगर आपने उसका खुलकर इजहार नहीं किया, और बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन, ये उसके मुताबिक कोई आपने अच्छे कदम ना उठाए। देखो मैं वो वाले लफ्ज बोल रहा हूं जिसका मतलब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, क्यों, सिर्फ समझाने की गर्ज से। आर स्टेटेड टू बी नॉट एडमिटेड इन दी प्लीडिंग, या आपने उसके बारे में खुलकर नहीं कहा कि मैंने इसको एडमिट नहीं किया, ऑफ द डिफेंडेड के शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड, तो तसव्वुर कर लिया जाएगा कि आपने उसको तस्लीम कर लिया है। एक्सेप्ट मां सिवाय, एज अगेंस्ट ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, मां सिवाय उस शख्स के जो कोई डिसेबल हो, कोई माजूर हो, कोई काबिल ना हो। इसलिए 5 में कहा गया अगर आपने खुलकर इनकार नहीं किया या आप खामोश हो गए, तो कोर्ट ये समझ लेगी कि आपने तस्लीम कर लिया। अब आपसे एक और चीज इसी के अंदर, इसकी प्रोविजन में आ रहा है 5 में की, आपसे लॉ-गेट में ये पूछेगा, अगर कोई शख्स एडमिट कर ले या कोर्ट तस्लीम कर ले कि इस शख्स ने इसका जवाब नहीं दिया, तो इसने एडमिट कर लिया या उसने मुंह से ही एडमिट कर लिया, तो क्या कोर्ट उस एडमिशन के मुतालिक उससे सबूत मांग सकती है कि नहीं मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती कि जो तुमने कहा ना कि नहीं ये बात सच है, नहीं मुझे कहीं ना कहीं पे शक है। कोर्ट कह सकती है मुझे कहीं ना कहीं पे शक है, तुम इसके मुताबिक मुझे सबूत दो, तुमने ऐसी ये बात क्यों मानी, तुम कभी परेशानी में तो नहीं हो, कोई मजबूरी तो नहीं है। क्या इस तरह कह सकती है? हाँ बिल्कुल कह सकती है। तो कोई शख्स अगर एडमिशन कर ले तो कोर्ट क्या करती है, सिंपल मायनों में तो ये करती है कि जब उसने एडमिशन कर लिया उससे प्रूफ नहीं मांगती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मगर अगर कोर्ट चाहे तो एडमिशन का सबूत भी ले सकती है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इज डिस्क्रिशन, कि कोर्ट अगर चाहे तो अपने सवाबदीद पर, डिस्क्रिशन सवाबदीद पर, रिक्वायर तलब कर सकती है, एनी फैक्ट सो एडमिटेड, कोई भी हकीकत जो आपने तस्लीम कर ली हो, टू बी प्रूवन अदरवाइज, कि उसको साबित करो, किसके अलावा, देन बाय सच एडमिशन, उस तस्लीम के जरिए से, उस इकबाल के जरिए से जो आपने किया है। यानी कोर्ट कह सकती है कि जो तुमने तस्लीम किया है ना कि ये मैंने इसके पैसे देने हैं, मैं नहीं मानती, तुम मुझे साबित करो कि तुमने इस तरह एडमिशन क्यों किया, कोर्ट कह सकती है। छठा, पार्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन, जो सेट ऑफ है उसके पार्टिकुलर कौन से हैं इन रिटन स्टेटमेंट, वही वाली बात कि मैंने आपको बताया कि मैंने उससे कहा कि मैंने शख्स ने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं, उसने कहा जज साहब वाकई मैंने आसिफ का 10 लाख देने हैं, मैंने शुरू में आपको बताया वाकई 10 लाख आसिफ के देने हैं, मगर आसिफ ने भी मुझसे 4-5 साल पहले 6 लाख लिए हुए थे, तो इसने भी तो मेरे 6 लाख देने हैं, वो 6 लाख उसमें से माइनस कर दो, 4 लाख का बनता है, मैं 4 लाख दूंगा, तो इसको सेट ऑफ कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं। मैं उससे 10 लाख मांग रहा हूं, उल्टा मुझसे 6 लाख मांग रहा है, इसको कहते हैं सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का आपको कब देना पड़ता है, जिस दिन आप जवाब दावा देते हो। हाँ, अगर आप बाद के अंदर उसको उठाते हो, कभी आपको बाद में याद आया इसके पैसे देने हैं, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा जब तक कि आप कोर्ट को वाज़ेह लफ्जों में यकीन ना दिला दो कि जज साहब मेरी कोई मजबूरी थी या मुझे याद नहीं था, या मैंने अब डायरी खोली तो मुझे याद आया कि इसने भी तो मेरे पैसे देने हैं। तो जब तक कोर्ट को आप यकीन नहीं दिलाएंगे, कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए सेट ऑफ जब भी करना हो, काउंटर क्लेम जब भी करना हो, तो आप क्या करेंगे, जब आप जवाब दावा देंगे उसी के अंदर उसका जिक्र कर देंगे।
रूल 6 उसका सब रूल 1, वेयर इन द सूट, जब कभी मुकदमे में फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, अगर आपने कोई रकम तलब करनी हो, रकम रिकवर करनी हो, द डिफेंडेड क्लेम सेट ऑफ, और डिफेंडेड सेट ऑफ के बारे में कहता है, यानी कि मैंने भी उससे पैसे लेने हैं, उसके बारे में कहता है। अगेंस्ट द प्रिएंटिव डिमांड, प्रिएंटिव की डिमांड के खिलाफ, एनी असरटेन्ड सम ऑफ मनी, कि मैंने इतनी इससे खास रकम लेनी है, लीगली रिकवरेबल बाय हिम, कि मैंने इससे कानूनी तौर के ऊपर मेरी रिकवरेबल बनती है, फ्रॉम द प्रिएंटिव, प्रिएंटिव से, नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनियरी लिमिट, वो रकम इतनी ना बढ़ जाए कि वो कोर्ट उसको सुन ही ना सके। मिसाल के तौर पर जिस कोर्ट में हमारा दावा चल रहा है, वो कोर्ट सिर्फ 50 लाख तक का दावा सुन सकती है। जब सेट ऑफ हुआ तो वो ये कहे कि आसिफ ने तो मेरे जो है ना 26 करोड़ देने हैं, तो ये तो उसकी पेक्यूनियरी लिमिट से बढ़ गई, तो फिर क्या, उसकी पेक्यूनियरी लिमिट के अंदर ही हो, आप उस कोर्ट में सेट ऑफ करेंगे जिसकी पेक्यूनियरी लिमिट में आता है। लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में हो, एंड बोथ पार्टीज, और दोनों पार्टियां फिल द सेम कैरेक्टर, एक ही जैसे किरदार में आ जाएंगी। अब देखो, मैंने उस पर इल्जाम लगाया था, मैं मुद्दई था, वो मुद्दालय था, मैं प्लेंटिफ था, वो डिफेंडेड था। अब उस मुकदमे में सेट ऑफ के अंदर वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा, वो प्लेंटिफ बन गया और मैं क्या बन गया, डिफेंडेड। तो इस मुकदमे ने, सेट ऑफ ने क्या कर दिया, एक ही बंदे को प्लेंटिफ भी बना दिया और उसी बंदे को डिफेंडेड भी, दूसरी तरफ उस बंदे को प्लेंटिफ बना दिया और उसी को डिफेंडेड बना दिया, तो दोनों को एक ही कैरेक्टर में ले आता है, ये कहा गया। फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिव सूट, एक जैसा कैरेक्टर होगा द डिफेंडेड में एट द फर्स्ट हियरिंग, डिफेंडेड जो है पहली हियरिंग में ऑफ द सूट के, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं। अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट, जब तक कि कोर्ट इजाजत ना दे दे, प्रेजेंट पेश करेगा ए रिटन स्टेटमेंट, अपना जवाब दावा कंटेनिंग, प्रेजेंट पेश करेगा ए रिटन स्टेटमेंट, अपना जवाब दावा कंटेनिंग द पार्टिकुलर ऑफ द डेट सॉट टू बी सेट ऑफ, वो कर्जा, वो वाला मामला जो वो चाहता है कि मैंने इससे लेने हैं। तो रूल 6 के सब रूल 1 में हमने क्या देखा कि अगर वो शख्स ने मुझसे पैसे लेने हैं 6 लाख, मैंने उससे 10 लाख का कहा, उसने अगर मेरे 6 लाख मुझसे लेने हैं तो अपने जवाब दावे के अंदर पहली ही हियरिंग में वो जवाब दावे के अंदर ही लिख देगा। दूसरी चीज ये, लॉ एक्ट में पूछेगा, अगर वो नहीं लिखता तो क्या बाद में राइज कर सकता है, अगर कर सकता है, मगर कोर्ट को उसको सेटिस्फाई करना होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया था। फिर तीसरी बात इसमें ये कि वो जो काउंटर क्लेम करता है वो पेक्यूनियरी लिमिट के अंदर होना जरूरी है, आप कहेंगे हाँ। रूल 6 का सब रूल 2, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, और हाँ इसमें एक और बात रूल 1 में आपसे लागत में पूछ लेगा, रूल 1 के अंदर, रूल 6 का सब रूल 1 में, कि सेट ऑफ दोनों पार्टियों को किस कंडीशन पे ले आता है। आप कहेंगे सेट ऑफ उन दोनों को सिमिलर कंडीशन पे ले आता है, एक ही बंदा प्लेंटिव भी है और वही डिफेंडेड, दूसरा प्लेंटिव और डिफेंडेड, यानी एक दूसरे का क्रॉस सूट हो जाएगा, एक बंदा उस पे दावा कर रहा है, उस पे दावा कर रहा है, क्रॉस सूट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, द रिटन स्टेटमेंट शेल हैव द सेम इफेक्ट, जो जवाब दावा है वो ऐसा असर रखेगा एज ए प्रिंट के जैसे वो दावा बन गया हो इन ए क्रॉस सूट, एक क्रॉस मुकदमे में। सो एज इनेबल द कोर्ट, उस कोर्ट को काबिल कर देगा टू प्रोनाउंस ए फाइनल जजमेंट, अपनी फाइनल जजमेंट सुनाए इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द ओरिजिनल क्लेम, उन दोनों क्लेमों को सामने रखते हुए, एंड ऑफ द सेट ऑफ, और जो सेट ऑफ है, बट दिस शेल नॉट अफेक्ट द लेन अपॉन द अमाउंट डिक्रीड ऑफ एनी प्लेडर, के कोई प्लेडर जो है वो अपनी अमाउंट बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट पेएबल हिम बाय अंडर द डिक्री, जो उसको इस डिक्री के जरिए दी जानी है। सिंपल सी वर्डिंग में इसमें क्या बात की गई, इसमें ये कहा गया कि आपसे लॉ एक्ट में इसमें एक बड़ा कीमती सवाल पूछेगा, रूल 6 के सब रूल 2 के अंदर, क्या सेट ऑफ के जो अगर सेट ऑफ का मुकदमा होता है उसका जवाब दावा आपसे पूछेगा, सेट ऑफ का जो उसने जवाब दावा दिया है वो जवाब दावा का क्या प्लेंट का कैरेक्टर रखता है, आप कहेंगे हाँ। हकीकत के अंदर वो जवाब दावा है, वो बंदा जवाब दे रहा कि आसिफ से मैंने 6 लाख रुपए जो है लेने हैं और 4 लाख इसके मैं दूंगा। हकीकत में वो मेरा जवाब दे रहा है, मगर उसका जवाब जो है वो दावा भी बन रहा है, यानी उसका रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट भी बन रहा है।
तो सिंपल वर्डिंग में कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है सेट ऑफ के अंदर वो प्लेंट का कैरेक्टर भी निभा रहा हो। अब एक और चीज, उसने मुझ पे ये कहा कि आसिफ ने मेरे 6 लाख देने हैं, क्या मैं उसका जवाब दूंगा? हाँ, मैं जवाब दूंगा। अब जो मैं जवाब दूंगा, मैं कौन से कैरेक्टर में आ जाऊंगा? मैं मुद्दालय बन जाऊंगा। यानी अब मैंने तो उस पर प्लेंट किया था, उसने मेरा रिटर्न स्टेटमेंट देना था। जब उसने मुझ पे सेट ऑफ का दावा कर दिया, उल्टा मैं प्लेंट की जगह पे, मुद्दई की जगह पे मुलजिम बन के बैठ गया। यानी सिंपल वर्डिंग में ये, मैंने उससे 10 लाख लेने थे, उल्टे मेरे गले पड़ गए 6 लाख। तो यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर जब एक शख्स किसी पे दावा करता है, मैंने दावा किया 10 लाख का कि मैंने इससे 10 लाख लेने हैं, मैं प्लेंटिव था, वो डिफेंडेड था। जब उसने 6 लाख का काउंटर क्लेम कर दिया, तो अब वो अपने जवाब दावे के अंदर क्या बन गया? प्लेंटिव बन गया। और मैं जब उसका जवाब दूंगा तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट के रूल को फॉलो करूंगा। बस मैं रूल के मुताबिक बताना चाहता था कि लॉ में आपसे पूछिएगा कि जो प्लेंटिव, पहला प्लेंटिव था जिसे 10 लाख लेने थे, जब वो सेट ऑफ का जवाब देता होता है तो वो सेट ऑफ का जवाब देते वक्त कौन से रूल फॉलो करता है? वो रिटर्न स्टेटमेंट का रूल फॉलो करता है। रूल 3, दी रूल रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट, वो रूल जो रिटर्न स्टेटमेंट से ताल्लुक रखता है बाय द डिफेंडेंट के, अप्लाई टू रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ, वो ही अप्लाई होगा सेट ऑफ के लिए। बिल्कुल वही मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब जो मैं उसके सेट ऑफ का जो जवाब दूंगा तो मैं कौन से रूल फॉलो करूंगा? सीपीसी के, मैं रिटर्न स्टेटमेंट वाले रूल फॉलो करूंगा। लॉ में बड़ा कीमती सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि जो आसिफ अब उसका जवाब देगा कि 6 लाख वाला जो जवाब देगा, अब वो अपना जवाब देते वक्त कौन से रूल फॉलो करेगा? प्लेंट वाले रूल फॉलो करेगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट वाले, आप रिटर्न स्टेटमेंट वाले रूल फॉलो करेगा। बेशक कि प्लेंटिव था, बेशक कि मैं मुद्दई था, मगर हालात ने मुझे मुलजिम बना के पेश कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि वही रूल अपना रहा हूं जो उस बेचारे ने अपनाए थे, अब वो मुझ पे पड़ गए। मैं आपको रूल 7 बता देता हूं। डिफेंस आर सेट ऑफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड। इसमें यह कहा गया कि अगर आपका जो सेट ऑफ है या आपका डिफेंस अगर मुख्तलिफ ग्राउंड के ऊपर फॉल करता है तो आपको हर ग्राउंड बताना पड़ेगा जो अलग अलग है। वेयर द डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड, जब अगर कोई डिफेंडेंट है वो रिलाई करता है, वो इनसार करता है मुख्तलिफ ग्राउंडों पर ऑफ डिफेंस, अपने दिफा के लिए, और सेट ऑफ या सेट ऑफ के लिए, फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फैक्ट, जिनका ताल्लुक अलग अलग वकूए से हो, दे शैल बी स्टेटेड, वो उनको जरूर बताएगा, एज फार एज मे बी सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली, जिस हद तक अलग करके बता सकता हूं। यानी इसमें क्या कहा गया कि अगर तो आपका सेट ऑफ या अगर आपको कोई डिफेंस किसी अलग वकूए से ताल्लुक रखता है तो आपको वो वकूआ अलग तरीके से बताना होगा जिस हद तक आप बता सकें। 8वां, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। आप क्या ग्राउंड नया डिफेंस में ले सकते हैं? हाँ, अगर आपका कोई नया ग्राउंड बन गया है, कोई नया सेट ऑफ दिया या कोई जवाब दावा दिया, जवाब दावा देने से या सेट ऑफ देने से कोई नई बात सामने आती है तो उसका आप जवाब दे सकते हैं। एनी ग्राउंड ऑफ द डिफेंस, कोई भी ग्राउंड डिफेंस का, विच हैज अराइजन, जो निकला है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, मुकदमा दाखिल करने के बाद, और प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट, या आपका जवाब दावा देने के बाद, क्लेमिंग ए सेट ऑफ या सेट ऑफ के बाद, मे बी राइज्ड बाय द डिफेंडेंट और प्लेंटिव या डिफेंडेंट उसको राइज कर सकता है, एज द केस में भी, उनमें से कोई भी हो सकता है, इन हिज रिटन स्टेटमेंट, अपने जवाब दावे में। 8वें के अंदर बड़ी कीमती बात की गई, आपसे लॉ में कहेगा कि अगर किसी शख्स ने दावा दायर किया, प्लेंट दायर किया, और प्लेंट दायर करने के बाद कोई नई बात सामने आ गई उसी मुकदमे से ताल्लुक रखती हुई, क्या उसको आप राइज कर सकते हैं? हाँ। फिर पूछेगा इसी के अंदर कि अब जवाब दावा दायर किया, जवाब दावा दायर करने के बाद, रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने के बाद, या सेट ऑफ दायर करने के बाद कोई नई चीज सामने आ गई, तो क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी, या दोनों के दोनों इकट्ठे उस बात को कोर्ट के सामने लेके आ सकते हैं कि जैसे ये वाला मसला भी तो नया हमारे सामने आ गया? हाँ, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। 9वां, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। बाद वाली प्लीडिंग कौन सी होगी? नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट
कोई प्लीडिंग जो होगी वो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर नहीं दी जाएगी ऑफ द डिफेंस अदर देन बाय ए वे ऑफ डिफेंस, मास सिवाय डिफेंस के तौर पर, आर सेट ऑफ या सेट ऑफ के तौर पर, शेल बी प्रेजेंटेटेड जो पेश की जाए एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट, मास सिवाय कोर्ट की इजाजत से। यानी इसमें ये कहा गया दावे के बाद आप कोई दोबारा दूसरा दावा दायर कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, हाँ कोर्ट इजाजत दे तो कर सकते हैं। एंड अपॉन सच टर्म या उन शराइत पर एज द कोर्ट थिंक फिट जो कोर्ट मुनासिब समझे, बट द कोर्ट में एट एनी टाइम, लेकिन कोर्ट किसी भी टाइम पर रिक्वायर रिटर्न स्टेटमेंट, आपसे रिटर्न स्टेटमेंट तलब कर सकता है और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट या इजाफी जवाब दावा ले सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी से, एंड फिक्स ए टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द सेम, और उनके लिए क्या कर सकता है, कोई टाइम फिक्स कर सकता है। तो आपसे लॉ गेट में पूछेगा रूल 9 को लेकर कि क्या कोर्ट किसी शख्स से एडिशनल तौर के ऊपर कोई जवाब दावा ले सकती है, आप कहेंगे हाँ ले सकती है। 10वां प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड बाय द कोर्ट। इसके अंदर यह कहा गया कि पार्टी नाकाम हो जाए जवाब दावा देने में जो कि उसको कोर्ट ने कहा था। विद एनी पार्टी फ्रॉम होम, कोई भी पार्टी जिससे रिटर्न स्टेटमेंट इज सो रिक्वायर्ड, जिससे रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा मांगा गया था, फेल टू प्रेजेंट द सेम, वो इसको देने में नाकाम हो जाए विद इन द टाइम फिक्स्ड, उस टाइम फिक्स में बाय द कोर्ट जो कोर्ट ने उसको दिया था। द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, और मेक सच ऑर्डर, यह ऐसा हुक्म जारी कर सकती है इन रिलेशन टू द सूट, जिसका ताल्लुक उस मुकदमे से हो, एज इट थिंक फिट, जो उसको मुनासिब समझे। तो आपसे लॉ गेट करना पूछ सकता है कि अगर कोर्ट ने किसी से रिटर्न स्टेटमेंट मांगा और उसको नहीं उसने दिया तो कोर्ट क्या कर सकती, कोर्ट अपनी मर्जी का फैसला सुना सकती है। 11 एड्रेस फॉर सर्विसेज, क्या जवाब दावे के साथ वो अपने एड्रेस लगाएगा? हाँ, जिस तरीके से दावे में लगाए थे, प्रिंट में लगाए थे, जवाब दावे में भी लगाएगा। एवरी पार्टी वेदर ओरिजिनल, कोई भी पार्टी चाहे वो हकीकी हो, एडेड या बाद में दाखिल की गई हो, और सब्स्टिट्यूटेड या तब्दील की गई हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बदले, हु अपीयर्स इन एनी सूट, जो किसी मुकदमे में आई हो, और अदर प्रोसीडिंग, एक दूसरी प्रोसीडिंग में, शेल ऑन आर बिफोर द डेट फिक्स, या तो उसी डेट पर या उस डेट से पहले, इन दी समन, अपने समन में, नोटिस के लिए, और अदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के लिए, सर्ड ऑन हिम, जो उस पर दिए जाएंगे, फाइल इन दी कोर्ट, अपनी कोर्ट में दाखिल करेगा प्रोसीडिंग, एक प्रोसीडिंग स्टेटिंग हिज एड्रेस, जो उसके एड्रेस को बताएगी फॉर सर्विसेज, इन तमाम सर्विसेज के लिए। यानी जवाब दावा दाखिल कराते वक्त आपको अपनी क्या करनी पड़ती है, अपना एड्रेस बताना पड़ता है कि इस एड्रेस के ऊपर जज साहब आप मुझे सम्मन भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, कोई और प्रोसेस भेज सकते हैं। 11 का सबूत 2, सच एड्रेसेस शैल बी इंटर्ड, ये एड्रेस इंटर किए जाएंगे इन ए रजिस्टर ऑफ सूट, सूट के रजिस्टर में, टू बी मेंटेन, जिसको मेंटेन करते हैं अंडर ऑर्डर 4 रूल 2। आपसे लॉ गेट करना बड़ी कीमती बात कहेगा, ये जो पते हम लिखवाते हैं, एड्रेस लिखवाते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो हमने एड्रेस लिखवाया, ये कौन से रजिस्टर में दाखिल होगा? आप कहेंगे ये सूट वाले रजिस्टर में दाखिल होगा। वो पूछेगा ये सूट वाला रजिस्टर किस रूल के तहत मेंटेन किया जाता है? आप कहेंगे ये ऑर्डर 4 रूल 2 के तहत मेंटेन किया जाता है। इसका सब रूल 3, रूल 20, 23, 24 एंड 25 ऑफ ऑर्डर 7, जो पिछला ऑर्डर हमने पढ़ा कि 7वें ऑर्डर का रूल 20, 23, 24 और 25 शेल अप्लाई, जरूर अप्लाई होगा, सो फॉर एज मे बी, जिस हद तक हो, टू एड्रेस फॉर सर्विस, किन एड्रेसेस के लिए, जो सर्विस फाइल अंडर दिस रूल, जो रूल के तहत एड्रेस दिए गए हैं। एक और कीमती बात इसमें आगे तो लॉ गेट में आपसे पूछ सकता है, ऑर्डर 8 के अंदर रूल ऑर्डर 7 के, ऑर्डर 8 के अंदर ऑर्डर 7 के कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे आपके एड्रेस से रिलेटेड? आपके एड्रेस से रिलेटेड ऑर्डर 8 में देखें, ऑर्डर 8 में एड्रेस से रिलेटेड ऑर्डर 7 के ये वाले रूल जरूर अप्लाई होंगे, शेल के साथ अप्लाई होंगे। कौन से? 20,
23, 24 और 25। ठीक है, ये बड़ा कीमती है। 12 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेसेस। अगर उसने एड्रेस नहीं दिए तो क्या उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। वेयर द पार्टी फेल्स टू फाइल एन एड्रेस, अगर पार्टी नाकाम हो जाए एड्रेस देने के लिए, सो सर्विस एज प्रोवाइडेड इन द प्रोसीडिंग रूल, जो प्रोसीडिंग रूल के अंदर बताई गई है, ही शैल बी लायबल, वो उस पर लागू हो जाएगा, टू हैव हिज डिफेंस, कि अपना टू हैव हिज डिफेंस इफ एनी, कि उसका को जो डिफेंस जो उसने लिया था, एनी स्ट्रक आउट, वो खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, एंड टू बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन, और वो उस पोजीशन के अंदर आ जाए एज इफ ही हैड नॉट डिफेंडेड, कि उसने तो अपना दिफा किया ही नहीं। यानी सिंपल वर्डिंग में अगर कोई अपना पता दर्ज ना कराए तो अदालत उसके दिफा का हक उससे छीन लेती है, और वो उसी पोजीशन के ऊपर आ जाता है कि जैसे उसने अपना दिफा किया ही नहीं। 12 का रूल 2, दी कोर्ट में पास एन ऑर्डर, कोर्ट जो है एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है अंडर रूल 1, रूल 1 के तहत सू मोटो, यानी अगर उसने एड्रेस नहीं दिया तो अज खुद नोटिस के जरिए भी कोर्ट उससे दिफा का हक छीन सकती है, या आर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर। तो लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा कि कोर्ट जो है क्या किसी शख्स से दिफा का हक अपनी सू मोटो पे छीन सकती है, आप कहेंगे हाँ। एप्लीकेशन दूसरी पार्टी के एप्लीकेशन पे से छीन सकती है कि उसने एड्रेस जमा नहीं करा, कहेंगे हाँ। लिस्ट 13, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंडेड, वही वाली बात जो रूल जो ऑर्डर 7 में कही गई थी कि जब भी आप कोई दावा या जवाब दावा लिखवाते हो तो आपको लिखवाना पड़ेगा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद कौन कौन से बंदे मेरे वारसीन होंगे जो मेरे दावे या जवाब दावे को लेके चलेंगे, ये वाली बात। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछ सकता है जो उसने बंदे अपने नाम लिखवाए थे कि ये वाले बंदे, ये 5 बंदे मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो शख्स किसी भी टाइम पे उनके नाम को चेंज कर सकता है, आप कहेंगे हाँ कर सकता है। फिर आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा उसने नाम चेंज नहीं किए तो जो उसने नाम लिखवाए थे ये नाम सिर्फ दावे के फैसले तक रहेंगे या अपील में भी जाएंगे, रिवीन में भी जाएंगे, रिव्यू में भी जाएंगे, आप कहेंगे हाँ वो फैसले में भी रहेंगे, रिव्यू में भी जाएंगे, रिवीन में भी जाएंगे, अपील में भी जाएंगे, जब तक उसके मुकदमे का पक्का तस्फिया नहीं होगा वो नाम लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके मुकदमे की पैरवी करते रहेंगे अगर वो मर जाता है। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंडेड इन एवरी सूट, हर सूट में, यहाँ पे एवरी का लफ्ज बड़ा कीमती, आपसे लॉ एक्ट में कहेगा इन सर्टेन सूट, गलत, इन एवरी सूट ऑफ द नेचर रेफर टू रूल 4, जो रूल 4 के अंदर कहा गया ऑर्डर 22 के अंदर, द रिटर्न स्टेटमेंट शैल बी अकॉम्पनीड बाय द स्टेटमेंट गिवन, तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या एक बयान लिखना पड़ेगा, द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन, नाम और पते उन शख्सों के, हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, के अगर डिफेंडेंट मर जाए तो मे बी मेड ए पार्टी, तो वो पार्टी बनेंगे एज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके कानूनी वारसीन होने के नाते। बी में क्या कहा गया, द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ, वो नाम और पते जो उसके मरने के बाद द डिफेंडेंट के शेल एंटीमेट, वो इतला देंगे। एंटीमेशन का लफ्ज आपने सुना ना, जब आप लॉ गेट करने के बाद एंटीमेशन करते हो, ये एलएलबी करने के बाद, तो एंटीमेशन का मतलब होता है इतला देना। शेल एंटीमेट सच फैक्ट, वो उन फैक्ट के मुताबिक बताएंगे ऑफ द कोर्ट, उस कोर्ट को, फर्निश द कोर्ट, और कोर्ट को पेश करेंगे विद द नेम, नाम, पार्टिकुलर अहवाल एंड एड्रेसेस और पते ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट के जो कानूनी वारसीन है, एंड मेक एन एप्लीकेशन, और एक दरखास्त देंगे फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू बी मेड ए पार्टी, कि अब इसके कानूनी वारिस, अदालत को दरखास्त देंगे कब से कानूनी वारिस इन बंदों को बनाया जाए। रूल 13 का सब रूल 2, ए डिफेंडेंट मे एट एनी टाइम, डिफेंडेंट किसी भी वक्त में, फाइल इन दी कोर्ट, कोर्ट के अंदर फाइल कर सकता है, एन अमेंडेड लिस्ट, एक तरमीम शुदा लिस्ट ऑफ दी हिज प्रिजेम्प्टिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उन बंदों के कियासी नाम जो उसने पहले दर्ज कराए थे उनके नाम तब्दील कर सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में जो उसने पहले नाम दर्ज कराए थे कि मेरे मरने के बाद ये मेरे वारसीन होंगे, तो उसके नाम चेंज कर सकते हैं। नोमिनेट अनदर पर्सन, दूसरे शख्स को नोमिनेट कर सकता है इन प्लेस ऑफ द पर्सन नोमिनेटेड अंडर क्लास बी
जो अंडर क्लास बी में कहे गए थे ऑफ सब रूल वन में फॉर द पर्पस ऑफ दैट क्लास, इस क्लास के मकसद के तहत, यानी नाम चेंज कर सकता है, वही बात कह रहा है। रूल 3 में, सब रूल 3 में, ए नॉमिनेशन मेड अंडर क्लास बी ऑफ सब रूल 1 की अंडर क्लास बी में शेल अनलेस वेरिड, जब तक के तब्दील ना किए जाए, अंडर क्लास बी सब रूल 2 क्लास बी के सब रूल 2 में रिमेन इन फोर्स, वो आखिर तक कायम रहेंगे, थ्रू आउट ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट, जब तक मुकदमा पेंडिंग रहेगा, यानी चलता रहेगा। एंड एनी प्रोसीडिंग राइजिंग देयर फ्रॉम, कोई भी प्रोसीडिंग इससे निकलेगी, इंक्लूडिंग अपील में भी, रिवीजन में भी और रिव्यू में भी, उसके नाम चलते रहेंगे। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, वो कीमती हैं। वो क्या, आपसे ये कहेगा कि बार बार डिनाइल, सब आप रूल 2 से 5 तक डिनाइल पे इतना क्यों जोर दिया गया, आप कहेंगे इसलिए जोर दिया गया कि अगर उसने वाज़ेह लफ्जों के अंदर डिनाइल नहीं किया या खामोश हो गया तो कोर्ट प्रज्यूम कर लेगी कि इस बंदे ने अपनी उस बात को तस्लीम कर लिया, उसने तस्लीम कर लिया कि मैंने आसिफ के 10 लाख देने हैं। इसलिए बार बार हमें सिखाया गया, जोर दिया गया कि आप वाज़ेह लफ्जों के अंदर डिनाइल करेंगे। दूसरी बात, सेट ऑफ के मुतालिक इसके अंदर बड़ा कीमती है कि अगर जब सेट ऑफ होता है वो बंदों को किस पोजीशन पे लेके आता है। सेट ऑफ के अंदर ये कि मैंने दावा दायर किया था कि मेरे से 10 लाख देने हैं, मैं प्लेंटिव था, मगर सेट ऑफ ने मुझे डिफेंडेड बना दिया और उसको प्लेंटिव बना दिया। अब हम दोनों एक ही पोजीशन पर आ गए, मैं पहले वाले मुकदमे के अंदर प्लेंटिव हूं और दूसरे मुकदमे जो उसने किया है उसके अंदर मैं डिफेंडेंट हूं। वो पहले मुकदमे के अंदर डिफेंडेंट है और जो उसने दूसरा मुकदमा किया उसमें प्लेंटिव है। ये वाली बात। फिर ये कि जो मैं डिफेंडेंट दूसरे मुकदमे में बना हूं, मैं अपना जवाब दावा देते वक्त कौन कौन से रूल फॉलो करूंगा। फिर ये कि जो मैं दूसरे मुकदमे के अंदर डिफेंडेंट बना हूं, मैं अपना जवाब देते वक्त कौन से रूल फॉलो करूंगा, प्लेंटिफ वाले या डिफेंडेंट वाले। अब मैं सेट ऑफ का दावा का जवाब देते हुए डिफेंडेंट वाले रूल फॉलो करूंगा, यानी रिटन स्टेटमेंट वाले रूल फॉलो करूंगा। ये फिर रूल आखिरी जो 13 है उसके अंदर ये कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके नाम चेंज हो सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। फिर ये कि वो नाम कब तक जारी रहेंगे, रिवीजन में, रिव्यू में, अपील में, जब तक मुकदमा पड़ा है वो नाम चलते रहेंगे, वही लोग पैरवी करेंगे। यहां तक का हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज।